ऑनलाइन शिक्षण श्रृंखला में एक बार पुनः आपका स्वागत है। कक्षा 12 राजनीति विज्ञान पर हमारी चर्चा चल रही है और इसमें राष्ट्र निर्माण की चुनौती पर हमारी चर्चा चल रही है, जिस पर अब तक 3 वीडियो आ चुके हैं और यह आज चौथा वीडियो है। आज चर्चा का जो मुख्य बिंदु है राज्यों के पुनर्गठन की चुनौती। यदि आपने इससे पहले वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो आप चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर के उन्हें देख सकते हैं, तभी आपको आगे की वीडियो समझ में आएंगी। और ये हालांकि कक्षा 12 को ध्यान में रख करके बनाया गया है, लेकिन फिर भी इसमें जिस प्रकार के तथ्य और फैक्ट्स जोड़े गए हैं उनसे सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए उपयोगी सिद्ध होगा। और वीडियो को शुरू से लास्ट तक अवश्य देखें, तभी आपको इसका फ़ायदा मिलेगा। यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया उसको सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो आपको अगर पसंद आता है तो उसको लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो आज हमारा इस चर्चा का जो, जैसे मैंने कहा, मुख्य जो बिंदु रहेगा वो राष्ट्र निर्माण की चुनौतियों में हम राज्यों के पुनर्गठन पर की चुनौती पर बात करेंगे। और उसमें हमारी जो चर्चा का जो प्रमुख बिंदु होगा, चर्चा के जो प्रमुख बिंदु होंगे, जिन बिंदुओं पर हम यहाँ पर बात करेंगे, तो उसमें एक तो होगा स्वतंत्रता से पूर्व भारत में राज्यों की स्थिति क्या थी, उस पर हम बात करेंगे। फिर दूसरा हमें देखेंगे कि भाषाई आधार पर राज्यों के निर्माण की जो मांग उठी, उस पर भी हमारी बात होगी। फिर राज्यों के पुनर्गठन के लिए या जो मांग हो रही थी उसके लिए फिर धरा आयोग का जो गठन हुआ उसने क्या सिफारिश दी, उस पर हम बात करेंगे। फिर उस धरा आयोग की सिफारिशों पर जो एक समिति बनी, जेवीपी समिति, उस समिति पर भी हमारी चर्चा होगी। उसके बाद हम 1950 में जब भारत के राज्यों की स्थिति क्या थी, किस तरह से उनका पुनर्गठन किया गया। फिर हम भाषाई आधार पर तेलुगु भाषी राज्य, जो आंध्र प्रदेश पहला राज्य था जो भाषा के आधार पर बना था, उस पर भी हम बात करेंगे कि वहाँ की स्थिति क्या रही। फिर हम राज्यों के पुनर्गठन आयोग, जिसको फजल अली आयोग, क्योंकि उनके अध्यक्ष फजल अली थे, तो फजल अली आयोग की सिफारिशों पर उस भी हम चर्चा करेंगे। और फिर हम राज्यों का पुनर्गठन जो 1956 में हुआ, उस पर हमारी बात होगी। और अंत में हम 1956 के बाद से लेकर 2020 तक अब तक जो राज्य बने हैं, केंद्र शासित प्रदेश बने हैं, उन राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों पर हम ये जानेंगे कि कब कौन सा राज्य और कौन सा केंद्र शासित प्रदेश बना, उनकी क्या स्थिति रही, आदि पर हमारी बात होगी विस्तार से। और अंत में जो मेरे विद्यालय के विद्यार्थी हैं उनके लिए संबोध पर आधारित जो गृह कार्य हैं, वो गृह कार्य भी उसमें दिया गया है, वो उसको अवश्य करें और उसकी फ़ोटोज़ भी जो है निरंतर भेजते रहें। तो आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। जैसे मैंने कहा, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि स्वतंत्रता से पूर्व भारत में राज्यों की स्थिति क्या थी। तो स्वतंत्रता से पूर्व से मतलब है कि 15 अगस्त 1947 से पहले भारत में राज्य किस प्रकार से थे। तो वैसे ही इससे पहले वाले वीडियो में भी हमारी संदर्भ में बात हो चुकी है, पर पुनः आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ब्रिटिश काल में भारत जो है वो 11 प्रांतों में बटा हुआ था और 6 चीफ कमिश्नरी, जिनको उच्चायुक्त प्रांत भी कहते थे, में बटा हुआ था। और इसके अलावा 565 रियासतें, देशी रियासतें थी। और इसके अलावा कुछ क्षेत्र और थे जिस पर फ्रांसीसियों का कब्जा था, और पांडिचेरी या माहे वाला। और फिर इसके अलावा कुछ क्षेत्र था जिन पर पुर्तगालियों का कब्जा था, गोवा और दमन द्वीप, दादर नगर हवेली आदि आदि। तो अब ब्रिटिश काल में जो 11 प्रांत बने हुए थे, उनका कोई ऐसा स्पेसिफिक आधार नहीं था, कोई विशेष आधार नहीं था। बस उन्होंने जिन क्षेत्रों को जीत लिया था या फिर अपनी प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से जहां उन्हें लगा कि हमारे लिए इसको शासन करने के लिए ठीक हो जाएगा, तो उसी आधार पर उन्होंने जो है प्रांतों का गठन कर लिया, जिनको प्रोविंस कहते थे। प्रांतों का गठन उन्होंने किया। और और उन प्रांतों में न तो किसी प्रकार की क्षेत्रीय या भाषाई या किसी भी प्रकार की जो विविधता है, या उस आधार पर उनका कोई ना तो ध्यान रखा गया, ना ही उस आधार पर उनका गठन किया गया। तो जब बाद में जब देश स्वतंत्र हो जाता 1947 में, तो उसके बाद ये आवश्यकता महसूस हुई कि राज्यों का जो है पुनर्गठन किया जाना चाहिए, ताकि उसको सही तरीके से उसको किया जाए। क्योंकि अंग्रेज़ों ने जिस तरह से किया था
तो आज़ादी के समय से ही इस पर ये बात चल रही थी कि भाई ये ठीक नहीं है, इसको पुनर्गठित किया जाना चाहिए। यहाँ पर ये मैप है, आप देख सकते हैं, ये वो क्षेत्र हैं, ये वाले जो क्षेत्र हैं, ये वो सारे वो क्षेत्र हैं जिन पर जो ब्रिटिश प्रांत थे, जिन पर अंग्रेजों का सीधा नियंत्रण था, और बाकी कई जो आप देख रहे हैं ये सारे वो प्रांत हैं, इस प्रकार के कलर के जो प्रांत हैं वो सारे के सारे देशी रियासतें हैं। तो इन पर ये सारे अंग्रेजों के प्रांत, चाहे बॉम्बे हो गया आपका, इधर पंजाब वाला हो गया, वगैरह वगैरह, तो उसको आप देख सकते हैं। थोड़ा सा यहाँ पर ये हिस्ट्री भी मैंने लाई है कि कब और क्यों तिरंगा बदला गया। तो यहाँ पर 1857 में तिरंगा इस प्रकार से था, 6 में इस तरह से, 1907 में ऐसा हुआ, 1917 में इस प्रकार का हुआ, 1921 में चरखे वाला आ गया था, 31 में फिर इस प्रकार का ट्राई कलर, लेकिन बीच में चरखा, ये 1947 में हमने इसको इस प्रकार से इसको लिया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला जो हमारा टॉपिक है कि भाषाई आधार पर जो राज्यों की मानी जो जिस पर हमारी चर्चा हो रही है वह है भाषाई आधार पर राज्यों की मांग। तो आज़ादी से पूर्व ही इस प्रकार के जो बनावटी सीमांकन था, बनावटी से मतलब है कि जो अंग्रेजों ने अपनी प्रशासनिक सुविधा के लिए जिन भागों को उन्होंने जीत लिया, उस आधार पर जिन्होंने जो राज्य बनाते जा रहे थे, वो प्रांत जो उन्होंने बनाए थे, तो इसको आज़ादी के दौरान यानी स्वतंत्रता की जो लड़ाई भारतवासी लड़ रहे थे, तो उसी समय इसको खारिज किया गया था और एक नए तरीके से भाषाई आधार पर प्रांतों के गठन की जो है मांग होती रही। सबसे पहले बाल गंगाधर तिलक का जो होम रूल लीग आंदोलन था, उस आंदोलन में उन्होंने इस बात को सबसे पहले उठाया। फिर 1920 में कांग्रेस का एक अधिवेशन होता है नागपुर में, उस नागपुर अधिवेशन में भी के बाद ये तय हुआ कि जो कांग्रेस की समितियां बनेंगी विभिन्न जगहों पर, वो उस तरह से नहीं बनेंगी जैसे ब्रिटिश प्रांत है कि इस एक प्रांत की एक नहीं, भाषाई आधार पर जो है उनकी प्रांतीय समितियां बनेंगी। और इस तरह से इलाके के आधार पर कि भाई एक भाषाई इलाके में एक प्रकार की प्रांतीय समिति, दूसरे तो हो सकता है कि वो दो प्रांतों में एक जैसे ब्रिटिश के जो समय के दो प्रांत थे उनमें अगर एक ही भाषा भाषी लोग हैं तो उनके अलग इस तरह से उन्होंने अपनी समितियां बनाई। और ये समितियां जो हैं वो उस जो ब्रिटिश प्रांतों का जो विभाजन था, इनका जो उनका सीमांकन था, उसको वो नहीं मानती थी। और इस तरह से अब जब आज़ादी स्वतंत्रता हमें प्राप्त हो गई 1947 के बाद, तो क्योंकि ये शुरू से ही इस प्रकार का कंसेप्ट तैयार हो चुका था कि भाई भाषा के आधार पर राज्यों का गठन होना चाहिए, तो फिर मांग उठने लगी कि अब राज्यों का जो पुनर्गठन तो होना ही था, क्योंकि अब 565 में से तो 13 तो पाकिस्तान के पास चली गई, लेकिन 552 देशी रियासतें थी जिनमें से लगभग 549 तो तैयार हो ही गई। 4 एक रियासतें थी, 548 तो भारत संघ में विलय हो गई, 4 थी जिसकी हमने पिछले वीडियो में चर्चा करी थी कि आपका जम्मू कश्मीर हो गया, हैदराबाद हो गया, मणिपुर हो गया, जूनागढ़ हो गया, तो उनको छोड़ करके तो ये भी भारत संघ में आ गए थे। तो अब इनको भी राज्य के रूप में गठित करना था। तो मांग उठने लगी कि भाई किस आधार पर जो है मानी भाषा के आधार पर इनका गठन किया जाए। लेकिन अब जो नई हमारी सरकार बनी थी, अंतरिम सरकार उस समय जो थी, वो भाषाई आधार पर राज्यों को के निर्माण को करने में हिचकिचा रही थी। अब उनको ऐसी क्या दिक्कत आ रही, अब वो क्यों, क्योंकि तो स्वतंत्रता की प्रमुख मांग थी। कांग्रेस की तो ये नीति थी कि भाई भाषाई आधार पर प्रांतीय समितियों का उन्होंने गठन किया था, वो इसको मानते भी थे, तो अब वो क्यों हिचकिचा रहे थे। उसके पीछे 2-3 कारण दिए जाते हैं। एक कारण तो ये दिया जाता है कि अभी भी 1947 में देश विभाजन हुआ था और विभाजन धर्म के आधार पर हुआ था, तो ये डर था कि कहीं इसी प्रकार का भाषा का आधार लेकर के फिर कोई और एक और विभाजन की जैसी स्थिति या इस तरह की कोई अलगाव की जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाए, तो इसलिए एक डर ये भी था। और इससे देश की एकता और अखंडता को खतरा उत्पन्न हो सकता था। और दूसरा ये डर उनको था कि अगर भाषावार राज्यों का गठन कर दिया जाए तो जो सामाजिक और आर्थिक चुनौतियाँ हैं, कभी हम भाषा के आधार पर ही राज्यों का गठन करते रह गए तो जो उनकी सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियाँ हैं उनसे ध्यान भटक सकता है। तो इसलिए अंतरिम सरकार जो है भाषाई आधार पर राज्यों का गठन करने से हिचकिचा रही थी। अंततः फिर सरकार ने निर्णय लिया कि एक आयोग का गठन किया जाएगा और वो जो तय करेगा फिर उस आधार पर आगे की बात सोची जाएगी कि राज्यों का गठन किया जाना किस तरह से किया जाना चाहिए। तो इसके लिए फिर एक आयोग बनाया गया और आयोग था धर आयोग। धर आयोग एक इलाहाबाद उच्च न्यायालय के एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश थे S.K. धर, तो उनके वो इस आयोग के अध्यक्ष थे, तो इसलिए इस आयोग का नाम ही धर आयोग पड़ गया। जून 1948 में ये आयोग बनाया गया था। तो इस आयोग ने जो है अपनी दिसंबर 1948 में अपनी रिपोर्ट सौंपी और रिपोर्ट में आयोग ने स्पष्ट किया कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन नहीं किया जा सकता है या नहीं करना चाहिए। इसलिए नहीं करना चाहिए कि इससे क्षेत्रवाद पनप सकता है, इससे अलगाववाद की भावना को बढ़ावा मिलेगा
और फिर देश की जो एकता और अखंडता है, जो उस समय की सबसे बड़ी चुनौती थी कि इसको बनाए रखना, तो उसके लिए फिर खतरा उत्पन्न हो सकता है। और धरा आयोग ने फिर और अपनी सिफारिशें दी कि भाई अगर राज्यों का गठन होना तो किस आधार पर होना चाहिए। तो उसने कहा कि राज्यों का गठन जो है वो प्रशासनिक सुविधा के आधार पर किया जाना चाहिए, जहाँ प्रशासन आसानी से चलाया जा सके, क्योंकि उस समय की ज़रूरत यही थी कि भाई किसी तरह से, क्योंकि सांप्रदायिक दंगों से तो हम निपट ही रहे थे, तो इसलिए उन्होंने कहा भाई प्रशासनिक सुविधा के आधार पर हो। दूसरा उन्होंने कहा कि राज्यों की जो गठन जो है वो भौगोलिक समीपता के आधार पर भी किया जा सकता है, यानी आसपास के जो इलाके हैं उनको एक कर दिया जाना चाहिए। और इसी प्रकार से ऐसे भी इस तरह से भी क्षेत्रों को आपस में मिलाया जाए जिससे कि वित्तीय आत्मनिर्भरता के आधार पर, यानी ऐसा नहीं कि सारा का सारा एक बीहड़ इलाका है, इस तरह का इलाका जहाँ किसी प्रकार के कोई संसाधन नहीं है उसको एक कर दिया तो उससे फिर दिक्कत आ सकती है। तो इस तरह से किया जाए ताकि आत्मनिर्भरता की स्थिति उत्पन्न हो सके, कुछ न कुछ संसाधन एक राज्य के अंदर आ जाएं, इस तरह से उनको बनाया जाना चाहिए। और एक और आधार उन्होंने बताया कि विकास की सुविधा के आधार पर, कि सरकारें ये तय करें, ये देख लें कि किस तरह से उस राज्य का विकास हो सकता है, उस आधार पर भी किसी क्षेत्र विशेष का विकास हो सकता है, उस आधार पर भी उसको राज्य के रूप में परिणित किया जा सकता है या राज्य के रूप में उसका गठन किया जा सकता है। तो धरा आयोग की जब रिपोर्ट आई तो उसके बाद दक्षिण भारत में जो मैसूर मद्रास प्रांत वाला जो इलाका था, अगर आप मैप यहाँ पर देख रहे होंगे तो इस इलाके में, ये वाला जो इलाका है, इस इलाके में जो है बहुत ज़्यादा मद्रास प्रांत का है, और इसमें बहुत ज़्यादा जो है आंदोलन ने विकराल रूप धारण कर लिया, क्योंकि यहाँ पहले से ही भाषा के आधार पर एक अलग राज्य बनाए जाने की मांग की जा रही थी। आंध्र प्रदेश, तेलुगु भाषी राज्य आंध्र प्रदेश को बनाए जाने की मांग की जा रही थी। तो आंदोलन यहाँ पर और ज़्यादा क्या हो जाता है, उग्र हो जाता है। तो यहाँ पर आप ये देख रहे होंगे, ये भारत के राष्ट्रपतियों की वह है, अब तक 14 राष्ट्रपति हो चुके हैं। अंतिम जो राष्ट्रपति समय है वो श्री रामनाथ कोविंद जी हैं, और पहले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, आप जानकारी होगी। तो अब इसके बाद फिर क्या हुआ कि जो दिसंबर 1948 में जैसे ही धरा आयोग की रिपोर्ट आई, तो धरा आयोग की रिपोर्ट पर विचार करने के लिए फिर एक समिति बनी, और उस समिति में 3 लोग शामिल हुए, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल और पटाभी सितारमैया। तो इन तीनों के जो नामों के जो प्रथमाक्षर हैं, जे जवाहरलाल नेहरू से हो गया, वी वल्लभ भाई पटेल से हो गया, और पी पटाभी सितारमैया से हो गया, तो इनके नाम पर ही इस समिति का नाम जो है JVP, इस समिति का नाम रखा गया, और दिसंबर 1948 में इसका गठन कर दिया गया। तो इस समिति ने जो है अपनी जो रिपोर्ट तैयार करी, जो भी उसने उस पर चर्चा करी, उसके बाद उन्होंने जो रिपोर्ट तैयार करी, तो 1949 में समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करी, और उन्होंने धरा आयोग की रिपोर्ट को बिल्कुल सही माना कि बिल्कुल ये सही है, और ये घोषणा कर दी कि भाषाई आधार पर राज्यों का गठन किया जाना संभव नहीं है या नहीं किया जा सकता है। अब जब पहले ही आंदोलन उग्र थे, और जैसे ही इस प्रकार से लोगों को ये उम्मीद थी कि चलो एक आयोग ने तो अपनी रिपोर्ट दे दी, पर अब क्योंकि जिम्मेदार लोग, सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह मंत्री का रोल अपना रहे हैं, उधर प्रधानमंत्री का रोल जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के पास है, पटाभी सितारमैया एक बहुत बड़े नेता हैं, तो उन्हें लगा कि शायद ये कुछ समाधान निकालेंगे। लेकिन जब उन्होंने भी धरा आयोग की रिपोर्ट को सही माना, तो उसके बाद आंदोलन फिर और ज़्यादा उग्र हो गया। दक्षिण भारत में और ज़्यादा जो है उग्र आंदोलन हो जाते हैं, और ये अलग राज्य की जो है मांग करने लगते हैं। तो फिर क्या होता है, तो फिर जो है स्वतंत्रता के बाद जो है 1950 में फिर क्या स्थिति आई। अब क्योंकि 26 जनवरी 1950 को जो है भारत में राज्यों का पुनर्गठन कर दिया गया था। जो राज्य उनके पास देशी रियासतें और जो भी 11 ब्रिटिश प्रांत थे, उन सबको मिला जुला करके, और कुल मिला करके उन सबसे मिला करके 29 राज्य बनाए गए। और इस तरह से संविधान के जो भाग 6 में का श्रेणी के, अब उनको श्रेणियां बनाई गई, 4 श्रेणियां राज्यों की बनाई गई, का या इंग्लिश में कहेंगे तो ए श्रेणी के राज्य, भाग 7 में जो है खा या बी श्रेणी के राज्यों को, और भाग 8 में, संविधान के भाग 8 में जो है गा श्रेणी या आप सी कह सकते हैं, सी श्रेणी के राज्य, या फिर भाग 9 में जो है डी श्रेणी या घा श्रेणी के राज्यों का क्या किया गया, उल्लेख किया गया। और इस तरह से अब का श्रेणी के जो राज्य थे, का अथवा ए श्रेणी के जो राज्य थे, उनमें ब्रिटिश भारत के जो प्रांत थे, जो 11 प्रांत अभी जिसकी हमने बात करी, उनको रखा गया। और इसके अलावा जो 216 रियासतें थी, उन ऐसी रियासतें थी जिनकी जनसंख्या 19 करोड़ से अधिक थी, उन्हें ब्रिटिश भारत के प्रांतों में मिला करके का या ए श्रेणी के राज्यों में उनको रखा गया। और इनकी कुल संख्या हुई 9। जैसे कौन कौन थे ये 9 राज्य, इनमें था असम था, ये आप अगर देख रहे होंगे तो ये असम हो गया, ये इसके अंतर्गत था। इसके अलावा इसमें बिहार था, ये आपका बिहार हो गया। इसके अलावा इसमें बम्बई था, ये तब बम्बई था, ये सारा बम्बई हुआ करता था, ये तो खैर जूनागढ़ रियासत उस समय। और फिर जो है मध्य प्रदेश हो गया,
ये मध्य प्रदेश का इलाका हो गया। इसी प्रकार से जो है उड़ीसा हो गया, ये आपका उड़ीसा हो गया। इसी प्रकार से पंजाब इसके अंतर्गत था। संयुक्त प्रांत, पहले उत्तर प्रदेश को संयुक्त प्रांत कहा जाता था, और सॉरी ये ये पश्चिम बंगाल हो गया। तो इस तरह से ये 9 राज्य इसमें सम्मिलित किए गए। फिर खास श्रेणी अथवा बी श्रेणी के राज्यों में, तो यहाँ की एक विशेषता ये थी कि यहाँ जो शासन, ए श्रेणी के राज्यों में तो राज्य प्रमुख राज्यपाल होता था, लेकिन यहाँ बी श्रेणी के राज्यों में जो राज्य प्रमुख होता था वो राज्यपाल न होकर के बल्कि राज प्रमुख का एक पद होता था। इन राज्यों की संख्या भी 9 थी, और श्रेणी में उन प्रांतों को रखा गया, उन रियासतों से मिलाकर के बनाए गए जिन रियासतों की जनसंख्या जो है लगभग 3.5 करोड़ के आसपास थी। और इस श्रेणी में जैसे ही हैदराबाद हो गया, ये हैदराबाद हो गया। इसी प्रकार से इसमें जम्मू कश्मीर हो गया, जम्मू कश्मीर इसमें रखा गया। इसी प्रकार से इसमें मध्य भारत हो गया। इसी प्रकार से इसमें मैसूर हो गया, ये मैसूर वाला इलाका है। इसी प्रकार से इसमें जो है पैप्सू, पंजाब इसको पहले कहा जाता था, पैप्सू का इलाका था। इसी प्रकार से इसमें जो है राजस्थान, ये पंजाब ऊपर हो गया, राजस्थान यहाँ पर है, राजस्थान हो गया। इसी प्रकार से सौराष्ट्र, ये सौराष्ट्र का इलाका हो गया। इसी तरह से त्रवणाकोर, ये आपका केरल में त्रवणाकोर या कोचीन हो गया। और विंध्य प्रदेश, यानी ये वाला जो इलाका है ये विंध्य प्रदेश का। तो ये 9 रियासतें 9 प्रांत बी श्रेणी के अंतर्गत थे, वो यहाँ थे। फिर जो सी श्रेणी के राज्य थे, ग श्रेणी का जिसको आप कह सकते हैं, इस श्रेणी में 10 प्रांत थे। और ये प्रांत वो थे जो ब्रिटिश काल में चीफ कमिश्नरी, यानी जिनको उच्चायुक्त प्रांत कहा जाता था, और एवं अन्य रियासतों से मिलकर के बनाई गई थी, जिनकी जनसंख्या लगभग 61 लाख के आसपास थी। तो उन सबसे मिलाकर के इनको बनाया गया और इनको केंद्र शासित जो है प्रदेश नाम दिया गया। इनकी लगभग संख्या जैसे मैंने कहा 10 थी। फिर जो घा या डी श्रेणी का जो राज्य था वो केवल एकमात्र आपका क्या नाम है, अंडमान निकोबार द्वीप था। तो इस तरह से 29 राज्यों में कुल मिलाकर के इनको जोड़ करें तो 29 राज्यों में पूरे भारत को जो है बांट दिया गया। 26 जनवरी 1950 की स्थिति हमारी ये थी। उसके बाद फिर जो है 1900 भाषाई आधार, फिर जैसे ये गठन हुआ, क्योंकि भाषा के आधार पर नहीं किया गया, आंध्र प्रदेश में मांग थी चली रही थी, तो भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के लिए जैसे मैंने कहा सबसे बड़ा जो और बहुत ज़्यादा उग्र आंदोलन जिसको हम कह सकते हैं वो आपका मद्रास जो राज्य था, वहाँ जो तेलुगु भाषी क्षेत्र था उस तेलुगु भाषी क्षेत्र में चल रहा था। जैसे हमने कहा धरा आयोग, जीबीपी समिति, इन रिपोर्टों में जब भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की मांग को नकार दिया गया, उसका इनकार कर दिया गया, तो आंदोलन उससे फिर और उग्र होता चला गया। और जब 1950 में फिर राज्यों का पुनर्गठन हुआ, जैसे मैंने भी बताया आपको 29 राज्य बनाए गए ABCD श्रेणी से, तो उसमें भी इसको तवज्जो नहीं दी गई। तो इससे और तेलुगु भाषी क्षेत्र में जो है आंध्र प्रदेश राज्य की मांग को लेकर के और आंदोलन जो है तेज हो जाता है। और केंद्र सरकार भी जो है वो आंध्र प्रदेश के राज्य को के निर्माण को लेकर के एक प्रकार से ड्यूअल की स्थिति में थी, दुविधा की स्थिति में थी। ना कभी लग रहा था कर दें, कभी लग रहा उनको डर था कि अगर कर दिया तो फिर और जगह से भी मांगे उठेंगी, और इस तरह की स्थिति थी। तो अंततः फिर जो 1953 में वहाँ पर जो है एक कांग्रेस के एक नेता थे जो बहुत गांधीवादी थे, गांधी के विचारों को मानने वाले थे, वो भूख हड़ताल पर बैठ गए, जिनका नाम था पोटी श्रीरामुलु। तो ये जब उसमें बैठे, भूख हड़ताल पर बैठे, तो 56 दिनों की भूख हड़ताल हुई। और 56 दिनों की भूख हड़ताल के बाद इनकी जो है 15 दिसंबर 1952 को इनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। अब जब इनकी मृत्यु हो गई तो इससे आंदोलन ने तो और भी ज़्यादा वहाँ पर जो है हिंसक रूप ले लिया, और बड़ी संख्या में जो लोग हैं वहाँ पर, इनके जो समर्थक थे वो सड़कों पर उतर गए। आंदोलनकारी में पुलिस में जगह जगह झड़पें होने लगी, और कहीं कहीं पुलिस ने स्थिति को संभालने के फिर लाठीचार्ज भी की, फायरिंग भी करी, कई जगह लोगों को गोलियां लगी, घायल हुए। तो स्थिति और ज़्यादा विकराल होती चली गई। जनता का दबाव बढ़ता देख वहाँ जो विधायक थे, उन विधायकों ने विरोध के स्वरूप जो है अपनी सीटों से इस्तीफा दे दिया। तो सरकार भी एक बार केंद्र सरकार भी विवश हो गई, और अंततः दिसंबर 1952 में ही प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने जो है वो घोषणा कर दी कि भाई हम आंध्र प्रदेश को एक अलग राज्य के रूप में गठित करेंगे। इस तरह से उनकी घोषणा हुई, अभी उसका गठन नहीं हुआ, और अलग उन्होंने घोषणा की, और अंततः फिर उस पर बात हुई। और 1 नवंबर 1953 को आंध्र प्रदेश जो है वो एक अलग राज्य के रूप में उसका जो है गठन किया गया। एक अलग भाषाई आधार पर बनने वाला ये पहला राज्य था। इसके बाद जैसे ही यहाँ पर हुआ तो स्वाभाविक सी बात थी कि ये आंध्र प्रदेश बन गया, आंध्र प्रदेश हो गया।
तो इधर अगल बगल, इधर गुजरात, अब गुजरात बोल रहा, गुजराती बोल रहे हैं, हमें बनाओ, इधर मराठवाड़ा, इधर कन्नड़, और ना जाने दुनिया भर की हर जगह जो है। और दक्षिण भारत में तो विशेष सबसे ज़्यादा जो है भाषाई आधार पर राज्यों के गठन की मांग बहुत तेज़ी से उठने लगी, बहुत ज़्यादा इसने जोर पकड़ा। अब सरकार के सामने दिक्कत थी, तो फिर जो है 1953 का जब ये इंसिडेंट हो गया, तो फिर सरकार ने अंततः जो है 1953 में ही उन्होंने एक आयोग का गठन किया, जिसको राज्य पुनर्गठन आयोग कहते हैं। फजल अली इसके अध्यक्ष बनाए गए, और इसके अलावा 2 और सदस्य इसमें थे, हृदयनाथ कुंजरू और KM पणिकर। ये इनसे मिलकर के 1953 में जो है एक आयोग का गठन किया गया, और राज्य पुनर्गठन आयोग, जिसको फजल अली आयोग भी कहते हैं, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, वही फजल अली आयोग है, वही। तो जो फजल अली आयोग था, तो इसने अपनी रिपोर्ट जो है तैयार करी, और 1955 में अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी। तो आयोग ने जो रिपोर्ट सौंपी, उन रिपोर्टों की जो सिफारिशें थी, अब क्या है वो ज़रा ध्यान देने वाली बात है कि इन्होंने पहले तो ये सिफारिश की, पहली सिफारिश तो ये थी कि भाई जो 4 श्रेणियाँ राज्यों की बनी हुई हैं, ABCD, इसको तो समाप्त कर दो, केवल 2 श्रेणी के राज्यों की केवल 2 श्रेणी होनी चाहिए, एक तो पूर्ण राज्य हों और दूसरे केंद्र शासित प्रदेश होने चाहिए, जो तब से लेकर के आज तक चली आ रही है। आज हमारे यहाँ 2 ही प्रकार के राज्य हैं, केंद्र शासित और क्या कहते हैं पूर्ण राज्य के रूप में। दूसरा, इनकी सिफारिश थी कि जो राज प्रमुख का पद है वो समाप्त होना चाहिए, बल्कि राज्यपाल को ही जिम्मेदारी दे देनी चाहिए, राज्यपाल का पद ही वहाँ सृजित किया जाना चाहिए। तीसरी सिफारिश की गई कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया जाए। ये पहली बार हो रहा है कि अब आयोग ने संस्कृति दे दी कि नहीं, राज्यों का जो पुनर्गठन है वो भाषा के आधार पर किया जा सकता है, लेकिन साथ में ये भी कहा कि केवल भाषा को ही ध्यान रहे, ऐसा नहीं कि सारे के सारे राज्य आप भाषा के आधार पर ही बना रहे हैं। ये इस बात का भी विशेष ध्यान रखा जाए कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन तभी किया जाए जब तक कि वो देश की एकता और अखंडता और उसकी सुरक्षा के लिए खतरा उत्पन्न न करें। जहाँ ऐसा लगे कि इससे खतरा उत्पन्न हो सकता है, अलगाववाद या क्षेत्रवाद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, तो वहाँ पर जो है भाषा के आधार पर राज्यों का गठन नहीं किया जा सकता। फिर चौथी बात इन्होंने कही कि भाषाई व सांस्कृतिक एकता बनाए रखने के लिए जो है राज्यों का गठन किया जा सकता है। और फिर पांचवी बात इन्होंने कही कि राज्यों का गठन जो है वित्तीय, आर्थिक विकास एवं प्रशासनिक सुविधा के आधार पर भी किया जाता है। उन्होंने केवल एक भाषा ही एक आधार नहीं हो सकता राज्यों के गठन का, और भी उन्होंने कई आधार उनका गठन किया। तो इस तरह से ये इनकी सिफारिशें थी। तो फिर जो है अब 1956 में फिर क्या होता है, 1956 में राज्यों का पुनर्गठन किया जाता है। और जैसे मैंने अभी कहा, फजल अली आयोग की जो सिफारिश थी, उन सिफारिश में थोड़ा बहुत आंशिक संशोधन करते हुए क्या कहते हैं सरकार ने, केंद्र सरकार ने जो है उसकी सिफारिशों को जो है संविधान में 7वां संशोधन किया, और 7वां संशोधन लागू करके 1 नवंबर 1956 को जो है राज्यों का पुनर्गठन कर दिया और इसे लागू कर दिया। और राज्यों के पुनर्गठन के द्वारा भारत में अब 14 राज्य और जो हैं 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। तो इन 14 राज्यों में 9 तो वो थे जो A श्रेणी के थे, अभी जिसकी हम पहले बात कर रहे थे कि जो A श्रेणी वाले राज्य थे वो श्रेणी अब समाप्त हो गई थी। तो 9 तो A श्रेणी से लाए गए, और या उनके समीपवर्ती समान भाषी क्षेत्र के जो या अन्य विशेषता रखने वाले जो राज्य थे उनको उसमें सम्मिलित कर दिया गया। और इसके अलावा 5 अन्य श्रेणी के राज्य जैसे राजस्थान हो गया, मैसूर हो गया, केरल हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, और आंध्र प्रदेश क्योंकि 53 में बन चुका था तो वो भी इसमें आ गया। तो इस तरह से इसमें सम्मिलित किया गया, और इस तरह से कुल मिलाकर की इनकी संख्या हो गई 14। और फिर 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। 6 केंद्र शासित प्रदेशों में आपका दिल्ली हो गया, अंडमान निकोबार द्वीप समूह हो गया, आपका लक्षद्वीप समूह हो गया। ये तब से लेकर के अब तक चले आ रहे हैं केंद्र शासित के रूप में। इसके अलावा उस समय हिमाचल प्रदेश, मणिपुर और त्रिपुरा, इसको भी जो है केंद्र शासित प्रदेश के रूप में इनको जो है दर्जा दिया गया था। तो ये आप मैप है, आप देख सकते हैं अपने अध्ययन की सुविधा के लिए आराम से पॉज करके, जिस तरह से आपको जरूरत हो। मैं अगर इस पर ज़्यादा चर्चा करूँगा तो फिर वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। तो अब फिर जो है 1956 में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बन गए। तो क्या उसके बाद अब राज्य नहीं बने? तो ऐसा नहीं है। 1956 के बाद और 2020 तक जो है जो नवीन राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों का गठन हो, उस पर हमारी चर्चा है। तो जैसा हम जानते हैं, आपने पढ़ा होगा कक्षा 11 में जब आप पढ़ रहे थे, तो वहाँ पर आपने देखा होगा कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो 3 है वो भारतीय संसद को ये अधिकार देता है कि वो चाहे राज्यों की सीमाओं में फेरबदल कर सकती हैं, बदलाव कर सकती हैं, उनके नाम में परिवर्तन कर सकती हैं, नए राज्यों का गठन कर सकती हैं, या एक राज्य को 2 राज्यों में बांट सकती हैं, या एक राज्य के कुछ हिस्सों को लेकर के दूसरा,
पूर्ण रूप से पूरे अधिकार जो हैं वो संसद को दिए गए हैं कि वो राज्यों की सीमाओं में, नाम में और उनके निर्माण में क्या के लिए वो अधिकृत हैं, वो कर सकती हैं। और संसद ने समय समय पर जो है राज्य द्वारा जो संसद को जो के द्वारा जो संविधान के द्वारा जो इनको शक्तियाँ प्राप्त थीं, उन्हीं अधिकारों का प्रयोग करते हुए जो है नवीन राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों का जो है गठन होता रहा है या उनके नामों में परिवर्तन होता रहा। आप उत्तराखंड का ही देख लीजिए, 2000 में जब उत्तराखंड बना था तो तब उत्तरांचल नाम से बना था, लेकिन फिर 2007 में 1 अप्रैल 2007 को फिर इसका नाम बदल करके उत्तराखंड कर दिया गया। तो इस तरह से वो पूरा अधिकार केंद्र सरकार के पास, अपनी संसद के पास है। और उसी अधिकारों के प्रयोग करने के कारण आज ये स्थिति है कि आज भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो अब हम यहाँ पर थोड़ा सा देखेंगे कि 1956 के बाद जो केंद्र शासित प्रदेश बने, जो राज्य बने, वो कब कब बने, उनका विवरण क्या है, तो उस हिसाब से आपको थोड़ा सा संदर्भ में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो जैसे मैंने कहा केंद्र शासित प्रदेश तो जो बने, तो 6 की तो हम पीछे बात कर ही चुके हैं कि जो 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो उसके अलावा जो अगला बड़े उनकी हम बात कर रहे हैं, जैसे दादर और नागर हवेली, ये 1961 में बना और 6 तो पहले से थे। इसका स्थापना क्रम इसका 7वां था, यानी 7वां ये केंद्र शासित प्रदेश हुआ। 10वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको केंद्र शासित प्रदेश के बनाया गया। फिर गोवा, दमन और द्वीप, तो ये 1962 में बने। गोवा 8वां केंद्र शासित प्रदेश राज्य के रूप में, और दमन द्वीप जो है 9वां केंद्र शासित प्रदेश के रूप में उसको बनाया गया। ये जैसे हमने पिछली वीडियो में बात करी कि पुर्तगाल से लेकर के इसको के कब्जे से छुड़ा करके 19 दिसंबर 1961 को, और उसके बाद फिर 62 में इनको जो है क्या कहते हैं, केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया। पुडुचेरी ये 1962 में बना, ये 10वां केंद्र शासित प्रदेश बना। तो इसमें पांडिचेरी, कराईकल और माही यह नाम भी था। यह नाम को बाद में फिर उसमें क्या कहते हैं, वेस्ट बंगाल में, पश्चिम बंगाल में उसको जोड़ दिया गया। तो इस तरह से इसको बनाया गया। फिर चंडीगढ़ की जो स्थापना हुई थी वो 1966 में हुई थी। असल में इसके पीछे भी बात आएगी, लेकिन ये 11वां केंद्र शासित प्रदेश के रूप में बना था। तो पंजाब और हरियाणा, असल में हुआ क्या कि पंजाब में ये मांग उठी कि जो पंजाबी भाषा बोलने वाले लोग हैं उनको अलग राज्य होना चाहिए और बाकी जो अलग भाषी हैं उनका अलग राज्य हो। तो फिर 1966 में एक हरियाणा राज्य बना, लेकिन दोनों की डिमांड रही कि साहब चंडीगढ़ तो हमें राजधानी के रूप में चाहिए। तो फिर क्या हुआ कि दोनों की राजधानी चंडीगढ़ रखी गई और चंडीगढ़ को एक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में उसका केंद्र शासित राज्य का दर्जा उसको दिया गया। फिर मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश, ये भी दोनों ही 1972 में केंद्र शासित प्रदेश बने। मिजोरम 9वां केंद्र शासित प्रदेश के रूप में, अब आप देख रहे होंगे 11वां चला गया, फिर क्रम हमारा 9वां आ गया 1972 में। तो इस बीच क्या होता है कि वहाँ जो क्या नाम है उसको, हिमाचल हो गया, मणिपुर हो गया और त्रिपुरा हो गया, इन 3 राज्यों को जो केंद्र शासित प्रदेश थे उनको अपूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया। तो वो अब 11 से घट करके 8 आ गए। तो इसलिए मिजोरम 9वां हो गया और अरुणाचल प्रदेश 10वां राज्य बन गया। ये दोनों ही असम से लेकर के बनाए गए थे, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश। आप अगर मानचित्र, तो ये वाली स्थिति यहाँ पर इन जगहों पर, आपका मणिपुर, ये है मणिपुर आपका, मिजोरम की बात हो रही है, मिजोरम ये है, मणिपुर तो यहाँ पर। तो इस तरह से ये स्थिति है। फिर 2019 में ये मिजोरम तब आ गए थे। फिर जम्मू कश्मीर और लद्दाख, तो आपने देखा कि 2019 में जम्मू कश्मीर को 8वां, अब आप कर रहे होंगे 10 पे चले गए, फिर 8 पे आ गए, ऐसा कैसे हो गया? तो 8वां इसलिए हो गया क्योंकि अब जम्मू कश्मीर के राज्य का जो है यहाँ पर 1987 में क्या हो जाता है कि फिर मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा का को भी पूर्ण राज्य बना दिया जाता है। तो 3 राज्य और चले गए हैं, कहाँ से, 10 से, फिर घट करके संख्या आ गई केंद्र शासित प्रदेशों की 7। अब 7 केंद्र शासित प्रदेश थे क्योंकि मिजोरम, अरुणाचल और गोवा तो पूर्ण राज्य बन गए 87 में ही। तो इसलिए जम्मू कश्मीर जो है वो 8वां केंद्र शासित प्रदेश के रूप में और लद्दाख जो है वो 9वां केंद्र शासित प्रदेश के रूप में उसको मान्यता दी जाती है। अक्टूबर 2019 में 5, जैसे आपको जानकारी पिछली वीडियो में भी चर्चा हुई थी कि 5 अगस्त को जो हमारे देश के गृह मंत्री हैं श्री अमित शाह जी, उन्होंने संसद में जो है धारा 370 और 35A को समाप्त करने की घोषणा की और उसके बाद फिर इनको जम्मू कश्मीर का जो पूर्ण राज्य का दर्जा था वो अक्टूबर में समाप्त कर दिया गया और उसको 2 भागों में बांट दिया गया, जम्मू कश्मीर और लद्दाख के रूप में। इस तरह से इसको बांट दिया गया। जैसे ये मैंने पहले भी बताया था आपको पिछली वीडियो में कि तो COK है यानी चाइना ऑक्युपाइड कश्मीर है और ये POK यानी पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है। तो इसी को इस तरह से इसमें बांट दिया गया।
तो इस तरह से हमारे पास आज जो है अब हाँ एक चीज़ और, फिर ये 9 हो गए। फिर अब क्या हुआ कि जो दादर नागर हवेली और तथा दमन द्वीप, अब 2020 यानी 26 जनवरी 2020 को क्या किया गया कि दादर नागर हवेली और दमन द्वीप को उनको आपस में मिला दिया गया। ये कहा गया कि इनमें बहुत ज़्यादा खर्चा हो रहा है, छोटे से क्षेत्र हैं और अलग सचिवालय, अलग दुनिया भर का तामझाम, तो उसको समाप्त करने की दृष्टि से ये कहा गया कि मितव्ययता की दृष्टि से जो है 26 जनवरी 2020 को घोषणा की गई कि अब इन दोनों राज्यों का विलय होगा। तो अब फिर संख्या घट करके, क्योंकि 2 केंद्र शासित प्रदेश थे, उन दोनों का विलय कर दिया गया, तो अब संख्या 9 से घट करके फिर 8 आ गई। तो आज की स्थिति है कि आज हमारे पास भारत में जो है 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो ये तो थे केंद्र शासित प्रदेशों की बात। अब हम बात करते हैं राज्यों की, क्या राज्यों का गठन किस प्रकार से और कैसे कैसे हुआ। इसका एक युक्ति भी है, अगर आप चाहें तो उसको याद कर सकते हैं, याद करने की दृष्टि से है, याद करने के लिए अगर कहीं ज़रूरत पड़ती है तो आप विशेष रूप से कंपटीशन वगैरह में ज़रूरत पड़ सकती है, पूछा जा सकता है कि कौन सा राज्य कब गठन हुआ, तो एक ट्रिक है उसकी, और ट्रिक के आधार पर आप उसको याद कर सकते हैं। जैसे ये मैंने लिखा, आम गुनाह ही मैम तुस्सी गाओ, अरु मजे से छाता उठा और जन्नत ले आओ, इस तरह की बातें हैं। अब ये कैसे कैसे उसको मैं बताता हूँ। यहाँ पर आ से मतलब आम से मतलब आंध्र प्रदेश से है, और फिर ये 14वां राज्य था, ये हो गया। फिर गुनाह से फिर गुजरात से शुरू हो जाता है। अब आप देख रहे होंगे, बताता रहूँगा बीच बीच में। तो 1960 में गुजरात जो है वो 15वां राज्य बना। 14 तो पहले बने हुए थे 56 में। 15वां राज्य के रूप में जो है गुजरात बना। तो बम्बई प्रांत से जो है गुजराती जो भाषी क्षेत्र था उसको अलग करके एक गुजरात राज्य का निर्माण किया गया। और एक और परिवर्तन किया कि जो बम्बई था, उस बम्बई को नाम बदल करके उसका नाम जो है महाराष्ट्र कर दिया गया। इस तरह से तो गुना का मतलब यहाँ पर गुजरात हो गया। फिर नागालैंड, गु का मतलब गुजरात हो गया, ना का मतलब नागालैंड हो गया। तो नागालैंड जो है 1963 में भारत का 16वां राज्य बना। इसको भी आसाम प्रांत से लेकर अलग करके नागालैंड का गठन किया गया, तो ना हो गया। फिर हा से हरियाणा हो गया। हरियाणा जो है वो 1966 में बना, 17वां राज्य भारत का, 17वें राज्य के रूप में इसका गठन हुआ। तो जैसे पीछे भी बात आई थी कि पंजाबी भाषी क्षेत्र से अलग होकर के हरियाणा का गठन किया गया, और पंजाब की उस समय ही इसी में समय कुछ पंजाब के कुछ पर्वतीय क्षेत्रों को जो है हिमाचल में उसको मिलाया गया। अब हिमाचल के पास अब संख्या ज़्यादा, वो क्या कहते हैं, क्षेत्रफल ज़्यादा हो गया। अभी तक हिमाचल की स्थिति हुआ वो केंद्र शासित प्रदेश के रूप में। हमने कहा भाई मैं बड़ा हो गया, अब क्षेत्रफल भी ज़्यादा आ गया, तो मुझे भी जो है अलग राज्य, पूर्ण राज्य का दर्जा दे दो। तो सरकार ने फिर 5 साल बाद, यानी जब उसके पास ये क्षेत्र आया, उसके बाद 1971 में 18वें राज्य के रूप में उसको केंद्र शासित से पूर्ण राज्य बना दिया गया हिमाचल को। फिर तो ये गुनाह हा से हरियाणा हो गया, ही से हिमाचल हो गया। और फिर आता है 1972 में मेघालय। तो मेघालय जो है 19वां देश का 19वां राज्य बना। और इसके संदर्भ में थोड़ी सी बात ये कि संविधान में 22वां संशोधन किया गया था, और 22वें संशोधन द्वारा मेघालय को असम के अंतर्गत ही एक उपराज्य का दर्जा दिया गया था। भारत का केवल एकमात्र राज्य है जिसको उपराज्य का दर्जा दिया गया था। और उसमें ये कहा गया था कि ये रहेगा तो असम के अंदर ही, लेकिन इसकी अपनी एक विधानसभा होगी। लेकिन वहाँ के लोगों की तो पूर्ण राज्य की मांग थी, और जब वो निरंतर दबाव भी रहा तो अंततः सरकार ने जो है 1972 में ही मेघालय को जो है पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया। और इस तरह से जो है 1972 में मेघालय राज्य बन गया। तो मेम से मतलब हो गया, मे से मतलब यहाँ मेघालय से है। और फिर आता है मणिपुर। तो मणिपुर जो है वो 1972 में ही 20वें राज्य के रूप में उसे दर्जा मिला। ये केंद्र शासित प्रदेश था, और उससे हटा करके उसको पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया। फिर त्रिपुरा, अब तुलसी से मतलब यहाँ पर त्रिपुरा से है, ये तो है, ये त्रिपुरा से है। तो त्रिपुरा जो है वो 21वां राज्य बना, इसको भी केंद्र शासित प्रदेश से हटा करके पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया। मणिपुर और त्रिपुरा दोनों, ये 21वां बना। फिर सिक्किम, तो सिक्किम 1975 में देश का 22वां राज्य बना। इसके संदर्भ में थोड़ी सी बात करूँ कि जब क्या कहते हैं स्वतंत्रता हमें प्राप्त हुई थी, तो उस समय इसको सिक्किम भारत का रक्षित राज्य था। रक्षित का मतलब कि उनका शासन तो अपना चलेगा, लेकिन रक्षा आदि के मामलों में उसकी भारत के साथ संधि थी। फिर वहाँ पर 35वां संशोधन किया गया 1975 में, और उस संशोधन के द्वारा उसको रक्षित राज्य से सह राज्य का दर्जा दिया गया। कई बार कंपटीशन में पूछा गया है, आता रहता है कि सह राज्य के रूप में 35वें संविधान संशोधन के द्वारा उसको सह राज्य का दर्जा दिया गया। वहाँ पर चौंग्याल वंश का शासन था, लोग और वो भारत संघ में सम्मिलित होना चाहते थे। जनमत संग्रह कराया गया, और जब जनमत संग्रह कराया गया तो उससे ये बात निकल कर सामने आई कि वो सभी लोग भारत में सम्मिलित होना चाहते हैं। तो फिर 1975 में ही
36वां संविधान संशोधन करके उसके सहराज्य के दर्जे को समाप्त करके उसे पूर्ण राज्य बनाया गया और इस प्रकार से सिक्किम जो है वो देश का 22वां राज्य बन गया। फिर मिज़ोरम, तो मिज़ोरम जो है 1987 में वो मिज़ोरम हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, गोवा हो गया। तो ये 1987 में जो है मिज़ोरम 23वें राज्य के रूप में, अरुणाचल 24वें राज्य के रूप में और गोवा 25वें राज्य के रूप में इनको केंद्र शासित प्रदेश की श्रेणी से हटा करके इनको राज्य के रूप में इनको दर्जा दिया गया। फिर 9वां जो राज्य बना, 26वां, 27वां और 28वां जो राज्य बना, तो 26वां राज्य बना छत्तीसगढ़ 2000 में। 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से के कुछ भाग को अलग करके छत्तीसगढ़ राज्य बनाया गया। फिर उत्तराखंड 27वें राज्य के रूप में 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश के जो पर्वतीय इलाके थे उनको हटा करके, उनको अलग करके उत्तराखंड राज्य का निर्माण किया गया। और 28वें राज्य के रूप में 14 नवंबर को जो है झारखंड का निर्माण किया गया। और फिर तेलंगाना जो राज्य हैं वो 2014 यानी 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से पृथक करके 2 जून 2014 को जो है तेलंगाना राज्य का निर्माण किया गया। और इस प्रकार से देश में जो है 29 राज्य हो गए। कितने राज्य हो गए? 29 राज्य टोटल हो गए। लेकिन आज 28 राज्य हैं। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बात करी थी कि 28 कैसे हो गए, क्योंकि अक्टूबर 2019 में जो जम्मू कश्मीर राज्य था उसका पूर्ण राज्य का दर्जा समाप्त कर दिया, उसको 2 भागों में बांटा गया और दोनों भागों को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। तो इसलिए 29 से घट करके क्या हो गया, 28 राज्य अब जो हैं 28 आज हमारे पास क्या है, पूर्ण राज्य हैं या जिनको पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त है। तो इस तरह से ये चर्चा थी। अब जो मेरे विद्यालय के विद्यार्थी उनके लिए यहाँ पर कुछ गृह कार्य हैं, जैसे 1950 में राज्यों को कितनी श्रेणियों में बांटा गया था, अभी हमारी उस पर बात हो गई है। धारा आयोग का गठन कब किया गया और उसके लिए उसकी प्रमुख सिफारिशें क्या थी, भाषा के आधार पर राज्यों के निर्माण के लिए वो आंदोलन कहाँ हुआ, पोटी श्रीरामुलु कौन थे, या राज्य पुनर्गठन आयोग, फजल अली आयोग, सब सारे प्रश्न हैं। आप इसको एक एक करके पढ़ लीजिएगा। मैं आपको PDF भी भेज रहा हूँ और फिर इनको करना भी है। और ये आपकी सुविधा के लिए, जैसे पैप्सू, तो पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट, इसलिए उसका शॉर्ट फॉर्म था पैप्सू। ये सारी चीज़ें यहाँ दे रखें, आप अपनी अध्ययन की सुविधा के लिए इसको देख सकते हैं, कब कब क्या क्या बना। और तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और प्लीज़ चैनल को जो है वो सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आपको वीडियो पसंद आता, आपको लगता है उपयोगी है, तो इसको लाइक भी करें और अपने दोस्तों तक इसको शेयर भी करें। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका।